नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। मैं हूं शंकर अनिमेश। केंद्र सरकार जिस तरह से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को सरकार ने पारित किया था, सरकार अब उसमें अमेंडमेंट लाना चाहती है और उस एक्ट में ये संशोधन करना चाहती है कि उसे सेंसस से डिलिंक कर दिया जाए। यानी कि डिलिंक होने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि इस एक्ट के कानूनन प्रावधान को एक तरह से उससे पहले भी लागू किया जा सकता है, जिसमें कि खास तौर से राजनीतिक रूप से जो कहा जा रहा है कि सरकार की जो नजरें हैं वो एक तरह से वुमेन वोटर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और पॉलिटिकल मैसेजिंग को लेकर है कि क्योंकि ये कहा गया था कि जब ये अधिनियम सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा तो कहीं ना कहीं वो 2031 और 35 से पहले लागू नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार अब उस अमेंडमेंट के जरिए कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि इस अमेंडमेंट को पारित करके इसके लागू होने की पहली संभावना बन जाए। और इस मुद्दे को हम समझते हैं कि सरकार का जो इसका पॉलिटिकल नैरेटिव या मंशा क्या है, सरकार क्यों इस अमेंडमेंट को लाना चाहती है और क्यों जब जिस समय ये बिल पारित हो रहा था उसमें राजनीतिक दलों ने ये कहा था कि इसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उस समय सरकार ने इसे सेंसस के बाद लागू करने की बात कही थी। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या है, क्या इसका पॉलिटिकल एजेंडा है, मोटिव क्या है और किस तरह से सरकार इसके जरिए एक पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं मैसेजिंग के अलावा एक पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन के तौर पे भी यूपी में इस्तेमाल कर सकती है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ सुनीता आर्यन जुड़ रही हैं, जो हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही रंजना कुमारी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने ढेर सारे आंदोलन भी किए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे शेखर आपसे। शेखर, आप इसको कैसे देखते हैं कि सरकार का जो ये मूव, सरकार ने इनफॉर्मल जो डिस्कशन शुरुआत की है, इसके पीछे का पॉलिटिकल मोटिव क्या आपको समझ में आता है कि सरकार जब इस बिल को पारित कर रही थी उस समय भी कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव जो था वो सामने था, और अब अगर वेस्ट बंगाल के चुनाव के पहले अगर इस सेशन में पारित हो गया अमेंडमेंट, तो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज जाएगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में को सरकार इन्फ्लुएंस करना चाहती है, भले इम्प्लीमेंटेशन इसका बाद में हो यूपी के चुनाव के समय। तो पॉलिटिकल मोटिव क्या समझ में आता है? तो बिल्कुल शंकर जी, आपने जैसे कहा, ये जो परिस्थिति जो बन रही है उत्तर प्रदेश में, जो लगातार जिस तरह जाति समीकरण में जो बदलाव आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, और उनको लगता है कि अगर महिला आरक्षण को उत्तर प्रदेश चुनाव पहले से हम लागू कर सकते हैं तो बहुत चीज़ें बदल जाए, बहुत समीकरण बदल जाएगा। लेकिन एक बात है इसमें शंकर जी, देखिए, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू भी इसके पक्ष अभी भी है। और क्योंकि इन पार्टियों में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या तेलुगु देशम हो, डीएमके डीएमके के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में उतनी महिलाएं की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन पे बेस है, हर स्तर पर है, तो उनके लिए ये नहीं है। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हो सकता है ये सोच है कि अगर उत्तर प्रदेश में लागू होगा तो ये जो आपके मंडल बेस्ड पार्टीज हैं जैसे समाजवादी पार्टी, उनके लिए कोई एक नया चुनौती होगी, क्योंकि उतना महिलाओं के लिए उतना रिप्रेजेंटेशन पार्टी में नहीं है। लेकिन सवाल है, ये आसान नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस तो पहले ही जिस सितंबर 2023 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तभी यही बात, जैसे आपने कहा, खड़गे जी स्वयं उस भाषण में बोले हैं, भाई अभी लागू करके क्या मैसेज दे रहे हैं। कनिमोझी भी डीएमके के नेत्री, उन्होंने भी ये बात रखी थी, तृणमूल के महुआ मैत्रा ने भी ये बात रखी थी। तब देखिए, उस समय जो कैलकुलेशन ये था कि महिला आरक्षण की जो विरोध है पार्टीज के अंदर, खास करके कुछ पार्टी जो आपके महाराष्ट्र साइड में और यहाँ उत्तर भारत में, इन पार्टीज की जो ऑपोजिशन है उसको ये करने के लिए, थोड़ा ये करने के लिए इन्होंने जो फॉर्मूला लगाया कि आरक्षण हम डिलिमिटेशन के बाद, सेंसस के बाद, यानी सेंसस पहले उसके बाद डिलिमिटेशन। इसका मतलब सीट जब बढ़ जाएंगे, मान लीजिए 543 से 545 से लेकर मान लीजिए 700 बन जाएगी, फिर उस पर 33% होगा, जो अभी जो सीटें हैं उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा।
तो जब वो पास हुआ था तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी जो बात आ रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब आपको फिर वो संशोधन यहाँ भी होना चाहिए, लोकसभा में भी पास होना चाहिए, राज्यसभा पास होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता इससे इतनी आसान नहीं है ये। और जो समय सीमा बताई जा रही है, अभी तक तो मुझे कह रहे हैं कि इस अधिवेशन खत्म होने से पहले कम से कम एक सदन में ला देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, इस मैसेजिंग में देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में ज्यादा फायदा होना नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इसके पक्ष पे है, पहले भी है, तो कोई ज्यादा नहीं होगा। अब ये अभी जो राज्य चुनाव पे जाएंगे, असम हो या बंगाल, केरलम या तमिलनाडु, यहाँ में कोई ज्यादा, क्योंकि कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वैसे महिला काफी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हाँ, उतना नहीं है जितना ये दे सकते हैं, लेकिन वहां कोई ज्यादा विरोध नहीं होगा। लेकिन सब पार्टी की जो आज स्थिति है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें काफी बदलाव आएगा अगर महिला आरक्षण एक एक श्योरिटी बन जाती है, आज नहीं तो कल। शंकर जी। बिल्कुल। सुनीता जी, आपसे समझेंगे, क्योंकि इसका जो असली मोटिव ये लोगों को समझ में आ रहा है, जो कि ये उत्तर प्रदेश का बैटल ग्राउंड है। ठीक है, अगर अभी इस सत्र में पारित हो जाएगा तो उसका पॉलिटिकल डिविडेंड सब में बटेगा, क्योंकि महिला आरक्षण का विरोध करना कोई भी पार्टी, रीजनल पार्टी भी, सिर्फ अगर मंडल पार्टियों ने शुरुआत में विरोध किया था, लेकिन आज की तारीख में कोई पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि वुमेन एक बड़ा वोट बैंक है और जो लेजिस्लेटर भी चुन के आते हैं वो एक क्रूशियल चंक होने वाला है। तो वैसी स्थिति में भले फायदा न मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो कास्ट पोल्यूशन है और जिस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में सारे समीकरण को एक तरह से ध्वस्त कर दिया, उसके बाद बीजेपी की चिंता बढ़ गई है कि ब्राह्मण नाराज है, वहां पे शंकराचार्य आंदोलन पे बैठे हुए हैं, इसके अलावा ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई है, ओबीसी वोट बैंक छिटक गया एक तरह से लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी को लगता है कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, सारे समीकरण को डिस्टर्ब कर दो। जैसा कि डीमोनेटाइजेशन जब लागू किया गया था तो ढेर सारे लोग ये कहते थे कि यूपी चुनाव तो देख के किया गया है, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने सारे ब्लैक मनी वाइट कर लिए, अखिलेश और समाजवादी बीएसपी नहीं कर पाई। तो उसी तरह से ये एक नया डिस्ट्रप्शन आपको लगता है कि बीजेपी अपने समीकरणों को सही करने के लिए यूपी में इंप्लीमेंट करने जा रही है? बिल्कुल। देखिए, पिछली बारी अगर आप देखें, 7 तारीख को लास्ट टाइम 2022 में लास्ट फेज ऑफ पोलिंग थी, उस हिसाब से खाली 1 साल रह गया है और मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स वगैरह को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली अखिलेश यादव ने। उन्होंने काफी टूर करा और उनका जो कास्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसको लेके उन्होंने करने की कोशिश की है। अब 1 साल पहले, नॉट इवन 1 ईयर, अगर आप एकदम डिसाइड करते हैं कि 33% जो टिकट्स हैं वो विमेन को दी जाएंगी, और वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप डिसाइड करेंगे बाय लॉटरी और व्हाटएवर सिस्टम, जिसमें कोई कास्ट बेसिस तो है नहीं कि एक आइडिया लग जाए कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट ज्यादा है तो यहाँ पे होंगे। तो दे विल टेक ऑपोजिशन बाय सरप्राइज। ये एक तरह से तैयारी जो हो रही थी, एक पीडीए, एक जो अखिलेश यादव ने पीडीए की बात करी थी, उन्होंने जो कंसोलिडेशन करा था, उसका एक काट है। और उसका रीजन है कि आपने जो कहा कि भैया बीजेपी के पास बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स विमेन फील्ड करे गए हैं वो 10 से 14% है, उससे ज्यादा तो नहीं करे। और आज भी अगर विधानसभा में आप देखें तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन एमएलएस इज ओनली 47। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक चैलेंज होगा कि किस तरह से वो एक विमेन अच्छे विनेबल कैंडिडेट्स को लेकर आए। पर क्योंकि विमेन को बीजेपी अपना वोट बैंक मानती है, और बिकॉज विमेन ने बिहार में और अदर स्टेट्स में भी काफी उनको सपोर्ट किया है। अगर आप देखें कि कुछ जगह तो दे ओ देयर विक्ट्री टू विमेन ओनली, तो ऐसे में उनको लगता है कि अगर ये इस तरह से वो करेंगे तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी। विमेन वोटर्स वेलफेयर स्कीम के साथ अब पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन की बात हो जाएगी। रीजनल पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों को कैंडिडेट्स की कमी होगी। और कांग्रेस ने पिछली बारी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का कैंपेन चलाया, बट उनको कैंडिडेट्स उन्हें भी कम मिले थे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि 1 साल पहले ये करना
चाहे वो ऑपोजिशन की डिमांड भी क्यों ना कर रहे हो, वो पार्टीज प्रिपेयर्ड नहीं है फॉर विद देयर 33% women कैंडिडेट्स के साथ। तो डेफिनेटली इट विल पंक्चर देयर कैंपेन, देयर प्लानिंग, ये तो पक्की बात है। बिल्कुल, रंजना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, आप लोगों ने तो काफ़ी संघर्ष किया है और जब ये बिल पारित हो रहा था, तो उस समय ही सब लोगों की ये ओपिनियन थी, लोगों का कंसर्न था कि आप एक पोस्ट-डेटेड चेक यानी कि जो 10 साल के बाद लागू होगा, उसके लिए आज बिल पारित करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन लोगों को समझ में आया कि ठीक है, इस समय लोकसभा का चुनाव है और एक पॉलिटिकल मैसेजिंग बीजेपी करना चाहती है, इसलिए इस बिल को पारित कर दिया गया और बाद में जब सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद लागू किया जाएगा। लेकिन फिर घूम फिर के बीजेपी को अब समझ में आया कि भाई ठीक है, अब तो विधानसभा के चुनाव में हम इसको इस्तेमाल करके डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं। तो यानी कि जो अपोजिशन के लीडर और जो सोशल एक्टिविस्ट वो बात उस समय कह रहे थे, सरकार उस बात को अब मानने के लिए तैयार हो गई है। देखिए ये सबसे पहले आपने बहुत सही कहा, 27 वर्षों का संघर्ष महिला आंदोलन का रहा, जिसमें कि ये पहला ही अद्भुत बिल था जो पार्लियामेंट के अंदर सांसदों ने फाड़ा और फिर वहाँ नोचा झपटी हुई और कई बार ये बिल पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन कभी भी पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया। तो ऐसे में फिर जब पास भी हुआ तो इफ और बट्स के साथ पास हुआ। अगर सेंसस हो जाएगा तब, मतलब कि महिलाओं को आप सीट तभी देंगे जब आपके पास एक्स्ट्रा सीटें निकलेंगी डिलिमिटेशन के बाद, क्योंकि डिलिमिटेशन में आप जानते हैं कि बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, तो जब उनमें से कुछ बचेगी तो वो महिलाओं को मिलेगी। और इसीलिए 2024 के चुनाव में जबकि महिलाओं को मिलना था तब इन्होंने नहीं दिया और अब 2029 तक इंतजार करने की बात है, लेकिन नहीं लगता है कि तब तक संसद का पूरा जो सेंसस का काम है और डिलिमिटेशन का काम है वो दोनों तब तक समाप्त हो जाए, क्योंकि डिलिमिटेशन पर अभी भी काफी स्टेट्स के द्वारा सहमति नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक राजनीतिक दलों की है, उनकी तो तैयारी कभी नहीं होगी, क्योंकि सारे राजनीतिक दल पुरुष मानसिकता से ग्रसित हैं, उन्हीं के द्वारा लेड हैं, उन्हीं की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक आध कोई महिला को यहाँ वहाँ बिठा देते हैं जो टिकट तय करती है, वही लोग जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब पूरा पार्टी का ढांचा सिर्फ एक तरह से कहा जाए कि वो एक पितृसत्तात्मक समाज का ही स्वरूप है। आपने बताया कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन क्या कोई भी पार्टी आज की तारीख में ये वोट करने की स्थिति में है कि वो इसका विरोध करे या इसको अटकाए, या फिर जिस तरह से सरकार की मंशा है कि इसी सेशन में कम से कम इसको इंट्रोड्यूस करके एक हाउस में तो पारित कर लिया जाए? क्या आपको लगता है कि सरकार की स्ट्रेटजी कहीं ये तो नहीं है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी वो पॉलिटिकल मैसेजिंग हो? ठीक है, ममता बनर्जी को महिलाओं का एक बड़ा चंक वोट करता है और ममता बनर्जी इसको सपोर्ट करेंगी, लेकिन बीजेपी की जंग तो यही है ना कि वहां पे महिलाओं का जो वोट है वो किसी न किसी तरह बीजेपी को भी मिले, और उसके लिए पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि अगर इंट्रोड्यूस होके एक सेशन में सदन में पारित हो जाए। नहीं शंकर जी, देखिए पश्चिम बंगाल में इसका कोई विरोध नहीं होगा। देखिए ममता तो विरोध नहीं कर रही है, तो बीजेपी के लिए इसलिए कोई बोनस पॉइंट्स मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण ठीक है, वो तो देखिए ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल कैंपेन हमेशा महिलाओं को ही सामने रखे हुआ है, उनके उसे प्लस पॉइंट है, उस पर कोई उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन बात मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, देखिए जब डिलिमिटेशन मतलब सेंसस डिलिमिटेशन के बाद जो आरक्षण की बात, इसलिए उस समय उसको आगे किया गया ताकि जो पुरुष से जो विरोध है कई पार्टीज में वो कम हो जाएगा। भाई जो भी होगा यही संख्या रहेगा, ये 45 ये 545 तो रहेगा ही, 543 रहेगा ही, उसके ऊपर जो सीटें बढ़ेगी वो आरक्षण में उसी में इस तरह की उनकी एक कैलकुलेशन थी, इसलिए ज्यादा उस समय विरोध नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात आएगी शंकर जी, मैं बताना चाहता हूं कि उस समय जो बात कही गई थी लेकिन ज्यादा जोश नहीं दिया गया, लेकिन अब यह आएगी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण करो, यानी आप 33% करोगे, क्योंकि आज भी देखिए पहला रिएक्शंस क्या आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं। देखिए जो सामाजिक समीकरण जो है उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य में, ये एक बड़ा फैक्टर है कि भाई उसमें भी जात का बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उस समुदाय की महिला और बाकी जनरल कैटेगरी महिला को आप तुलना नहीं कर सकते, तो उनके लिए अलग कुछ करना होगा।
तो मुझे लगता है अगर ये अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट के रूप में अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आती है तो ये सारे पार्टी फिर लग जाएंगे जो पहले से विरोध कर रहे थे कि आप इस पे कोटा विद देखिए, इन कोटा करो। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, वो तो कभी भी सहमत नहीं होंगे। जब वो 8 दशक लगभग होने जा रहा है आजादी का, आज तक नहीं सहमत हुए, तो कोई कारण नहीं कि आगे भी सहमत होंगे। और जाति का मुद्दा हमेशा उठेगा, लेकिन अगर महिलाओं को दिया जाएगा तो धीरे धीरे करके जाति का मुद्दा पीछे चला जाएगा। और जहां तक आप कह रहे हैं आरक्षण विद इन रिजर्वेशन, तो महिला आंदोलन के सभी संगठनों ने इस बात को स्वीकार किया था कि पहले जो महिलाएं एक्सक्लूडेड हैं, जिन जातियों की महिलाएं आ नहीं पाई हैं, जातियां ही नहीं आ पाई हैं, वो लोग ही, उनके पुरुष भी नहीं आ पाए, उनको तो पहले आरक्षण मिलना चाहिए। तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन में कोई एतराज नहीं है, आप दीजिए ना। लेकिन आप यूपी की समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, कितनी महिलाओं को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया है, कितनी महिलाओं को टिकट दिया। परिवार की महिला ठीक है, लेकिन बाहर से कोई जो महिला सामाजिक काम में लगी हुई, जो महिला राजनीतिक काम में लगी हुई, जो महिला पार्टियों में, जिन महिलाओं ने अपना जीवन दे दिया, उन महिलाओं को कितना टिकट मिला है। तो इसलिए ये जो जाति का मुद्दा उठा देंगे, कभी वो कह देंगे कि नहीं जितने मर्द हैं पार्टी में वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर महिलाएं आएंगी कैसे? महिलाओं को आप बराबरी के स्तर पर कैसे लाएंगे? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना जो हम लोगों ने मांग रखी, वो तो संविधान को देखते हुए मांग रखी ना, कि संविधान में बराबरी का प्रावधान है। और आज तक पार्लियामेंट में आज की तारीख तक भी 14%, 15% से ज्यादा, 15 तो मैं ज्यादा कह रही हूँ, 14.7% इतनी ही महिलाएं आज तक चुन करके आई हैं। क्या कारण है? क्योंकि कोई राजनीतिक दल महिलाओं को देना नहीं चाहता। अगर बीजेपी इस काम को करना चाहती है तो हम लोग उसको साधुवाद देते हैं, हम लोग कहते हैं जरूर इसको पास करिए, और सिर्फ पास मत करिए, उस पास करने के बाद जितने चुनाव हो इंश्योर करिए। जब अगर मेयर का चुनाव आप महिला को लड़ा सकते हैं 33% सीटों पर, तो एक मेयर क्या होती है? एक मेयर एक सांसद से कम तो नहीं होती है ना। आप ला सकते हैं महिलाओं को, सभासद बनती हैं वो, बाकी मान लीजिए नीचे के स्तर पर कम, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ना होता है, गांव के चुनाव में छोटी, लेकिन मेयर का चुनाव तो पूरे सर्वसहमति से सारे सभासद मिलके करते हैं। तो अगर वो महिला मेयर के रूप में 33% शहरों में है, तो वो सांसद क्यों नहीं बन सकती है? और फिर आपकी पार्टी में जो वर्षों से महिलाएं काम कर रही है, जो विमेन विंग है, वो क्या कर रहा है अगर आप महिलाएं सामने नहीं ला सकते हैं सीट देने के लिए? तो ये सब बहानेबाजी बंद करके इस बिल को पास अगर किया जा रहा है। और सेंसस से डीलिंक तो हम लोगों ने उस समय भी मांग रखी थी कि आप सेंसस से क्यों जोड़ रहे हैं, क्या जरूरत थी? लेकिन जैसा कि अभी आपने तर्क दिया कि नहीं, उस समय बहुत विरोध था, तमाम पार्टी के पुरुष लोग विरोध कर रहे थे, इसलिए इसको पास करने का सबसे सही तरीका वही था। तो वो ठीक है, वो हो गया। लेकिन डीलिंक करिए ना, तो डिलिमिटेशन से जोड़िए। औरतों को कोई आप वो क्या कहते हैं, उसमें कोई भीख में तो नहीं दे रहे हैं ना, अधिकार में दे रहे हैं इस चीज को। तो फिर इसको स्वीकार करिए और दीजिए, और सारी पार्टियां बाध्य होंगी महिलाओं को ढूंढने के लिए। अरे पंचायत का चुनाव जब हुआ, जब पंचायत का 33% लागू हुआ, तो तमाम राज्यों को 50% करना पड़ा, क्योंकि तमाम महिलाएं उपलब्ध हो गई और महिलाओं ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, अपनी लीडरशिप को सामने लेकर के आई है। गांव के विकास में स्कूल हो, पानी की व्यवस्था हो, गांव में सिंचाई की व्यवस्था, जो भी काम हो, जो उनके शेड्यूल में जितना आता है, जिस पंचायत लेवल पे, सारा काम महिला सरपंच करती है। कहीं कहीं ये जरूर हुआ है कि भाई जब महिला पहला कदम आगे निकालेगी तो पुरुष उसके आगे आके खड़ा हो जाएगा, तो परिवार के पुरुषों ने उसका लाभ उठाया है। लेकिन संसद के स्तर पर ये नहीं होगा, इसलिए संसद में 33% तो दीजिए, अब तो असल में 50% देने का टाइम आ गया। जी सुनीता जी, लेकिन इसके लिए अगर खास करके हम यूपी की बात करें, यूपी के पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, तो जो सबसे बड़ा, हालांकि बीजेपी ने जब ये कदम उठाया है तो बीजेपी ने सारा कैलकुलेशन किया होगा, उन्होंने सारा ग्राउंड वर्क, होमवर्क सब कुछ किया होगा। लेकिन ये तो एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हो गई ना, कि जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी या जो बाकी रीजनल पार्टियां हैं, वो कैसे तैयार होंगी या कितनी तैयार हैं आज की तारीख में, कि अगर ये फार्मूला आ गया, इम्प्लीमेंट हो गया, संशोधन अमेंडमेंट पारित हो गया, तो वो क्या 6 महीने में वो अपनी, उनकी इतनी लीडरशिप है कि वो 33% सीटें वहां पे तैयार करके उनको टिकट दे पाएंगी? ये जो बीजेपी है, इसको हमेशा सरप्राइजेस देने की आदत है ना। इस समय इशू ये नहीं है कि आप महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो तो आप दे ही रहे हैं।
बट अगर आपको देना था तो अगर 2023 में आप एक बिल लेकर आए तो उसी समय कह देते कि सेंसस और डिलिमिटेशन, सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन से उसको डिलिंक रखा जाएगा, जो ऑपोजिशन ने डिमांड भी करा था। बट उन्होंने सडनली इतने सालों के बाद आज उन्होंने, जब आपके इलेक्शंस करीब हैं और यूपी के इलेक्शंस बहुत ही करीब हैं, वेस्ट बंगाल में भी हैं और स्टेट्स में, उन्होंने अचानक सोचा कि नहीं नहीं, लेट्स डीलिंक इट, हमें ऑपोजिशन की बात मान लेनी चाहिए और इसको डीलिंक कर देना चाहिए फ्रॉम सेंसस एंड डिलिमिटेशन, जिससे उसको करना ही नहीं चाहिए था। उनको पहली बात है उससे लिंक ही नहीं करना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज बीएसपी, समाजवादी पार्टी, उन्होंने बीएसपी तो कभी भी ज्यादा महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाती रही है, बट समाजवादी पार्टी ने कुछ महिलाओं को टिकट्स दिए हैं। देखिए, टिकट देना खाली रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाता है, टिकट देना पार्टिसिपेशन होता है, उनको विनिंग, वो जीते ये ज्यादा जरूरी होता है। और उसके लिए आपको एक तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना, उसके बाद उसको उसको उस लड़ाई में, जहाँ पे आज भी यूपी में मसल पार है, मनी पार है, उसमें एक महिला के लिए लड़ना ये कोई आसान नहीं होता, उसको और समय की जरूरत है। अब जैसे जब तक ये पास होगा, जब तक टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उनके पास 4-5 महीने रह जाएंगे, यूपी के इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं। डू यू थिंक कोई भी महिला कैंडिडेट किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, बारिंग बीजेपी के पास बहुत बड़ा पैराफर्नेलिया है जो कि सपोर्ट कर सकता है महिला कैंडिडेट्स को, बट मुझे लगता है इवन वहां की भी कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको उस तरह की जो आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखिए महिलाओं का होना पार्टी में डिफरेंट पोजीशंस पे होना इज डिफरेंट, बट इलेक्शन लड़ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझना, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को पूरा वॉक करना, वोटर से कांटेक्ट करना, कैंपेन करना, for a new candidate becomes a little difficult, and for a women definitely it will be a little more challenge. तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है, बट अगर इंटेंशंस क्लियर थे तो इसको थोड़ा और पहले कर देते, 24 में कर देते, 25 में कर सवाल देते। उसमें तो सुनीता जी उस समय सवाल ये था ना कि अगर उस समय सेंटर ये करती तो साउथ के जो स्टेट हैं जो पहले ही डिलिमिटेशन को लेकर कंसर्न है कि डिलिमिटेशन होने के बाद उनकी सीटें कितनी घट जाएंगी, और जब सांसदों को लगेगा कि भाई उनकी सीटें कहीं छेड़छाड़ में चली जाएगी, वो रोटेशन में चली जाएगी, तो सेंट्रल पोल के समय, लोकसभा चुनाव के समय केंद्र सरकार एक नया बबेला खड़ा करके साउथ के स्टेट विरोध कर रहे हो, तो शायद ये सेंटर नहीं चाहता होगा, इसलिए उन्होंने या तो स्ट्रेटेजिकली ये किया होगा और अब उनको समझ में आया कि अच्छा इसका पॉलिटिकल फायदा ऐसे उठाएंगे यूपी में, वेस्ट बंगाल में, या जहां भी उठाना है, तो इसलिए पर आपका साउथ वाला जो इशू है वो तो खत्म नहीं होता है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने, हो सकता है वहां पे साउथ में डीएम के पास कैंडिडेट्स हैं, वो कर सकते हैं, बट जो डिसबैलेंस की बात वो कर रहे हैं कि हमारा लोकसभा में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा डिलिमिटेशन और सेंसस होगा, वो डिलिमिटेशन होगा तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाए, वो तो वैसे भी कम होगा, वो कैसे बढ़ जाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। मेरा खाली ये कहना है कि 33% देना वो एक पार्टिसिपेशन हो गया, लोगों, महिलाएं जीत के पार्लियामेंट और असेंबली में जाए, उसके लिए उनको थोड़ा वक्त चाहिए, पर चलिए शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है, बट डेफिनेटली इसका एडवांटेज बीजेपी को इतना जरूर होगा कि महिलाओं में उनका ऑलरेडी होल्ड है, उन्होंने वेलफेयर स्कीम के थ्रू एक अपना अच्छा वोट बैंक बनाया है, तो उससे उनको फायदा होगा, जो कास्ट की वजह से, जो कास्ट के फॉर्मूलाज की वजह से ऑपोजिशन के वो लॉस कर रहे होंगे, जो लूज कर रहे होंगे, उसको वो किसी तरह से कॉम्पनसेट कर पाएंगे। बट अगर सिंसियरिटी खाली विमेन को रिप्रेजेंटेशन देने की, उसकी संख्या बढ़ाने की है इन पार्लियामेंट एंड असेंबली, तो शुरुआती चुनाव में वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्शन लड़ना बहुत आसान नहीं होता है। It's a very, very difficult challenge in certain states, and we all know that. बिल्कुल। शेखर, ये जो सवाल था मैं कि जिसको कि एक मिनट जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, डेफिनेटली मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि महिला के खिलाफ लड़ेगी, तो मैं भी जानती हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है, अगर विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो सारे कैंडिडेट्स वुमेन होंगे, ये सब जानते हैं।
जो मैं बात कहने की कोशिश कर रही हूँ, बीजेपी ने भी इतनी महिलाएं इनके साथ हैं, कभी 33% टिकट नहीं दिया, और जब तक ये रूल नहीं बनेगा तब तक उन्होंने भी नहीं दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें करी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उन्होंने भी नहीं दिया। मायावती जिसकी पार्टी जो इट वाज लेड बाय अ खुद वुमेन सुप्रीमो लीडर, मायावती। उन्होंने भी नहीं करा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 33% रिजर्वेशन देना इज समथिंग वेरी गुड, बट आपको थोड़ा अगर समय से कर देते, बट ठीक है, ये ऑपोजिशन को जो कहते हैं ना, थ्रोइंग देम आउट ऑफ द गेट, कि वो लोग उतनी तैयारी नहीं करे। रहा समाजवादी पार्टी का, मेरा जहां तक है पार्लियामेंट में आपकी बारी कुछ महिलाएं वहां पे भी, जैसे टीएमसी की कुछ एक्टिव महिलाएं, कुछ एक्टिव महिलाएं वहां पे भी हैं, बट बात यहाँ पे 10% की नहीं है, 14% की नहीं है, यहाँ बात 33% की है। अगर हर पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी इतना ही वुमेन कैंडिडेट्स को ग्रूम कर रही होती, तो विदाउट रिजर्वेशन भी 33% रिप्रेजेंटेशन हो सकता था। तो कहने करने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शेखर, एक अंतिम टिप्पणी आपसे, ये जो सवाल था कि उसी समय क्यों नहीं केंद्र सरकार ने ये किया कि आप उसको अभी से इम्प्लीमेंट करो, रोटेशन बेसिस पे, आप डिलिमिटेशन, सेंसस, इन सब का इंतजार मत करो। उसके पीछे क्या सरकार का लॉजिक था? नहीं, उस समय वो एक टैक्टिकल मूव था। अच्छा, पहली बात मैं ये कह दूं, मैं पूरा सहमत हूं जो बातें रंजना कुमारी जी ने रखा है कि महिला अगर हमारे राजनीति में ज़्यादा ये पे आएंगे तो बिल्कुल हमारी पॉलिटिक्स बदल जाएगी। जो आजकल जो पॉलिटिक्स जिस विषय पर चलता है, जात धर्म, ये सारी चीज़ें बदल जाती है, बिल्कुल बदलेगी और एक पॉजिटिव इफेक्ट होगी। लेकिन साथ में जो डिफिकल्टीज की बात हम कर रहे हैं, डिफिकल्टीज यानी हर पार्टी में कुछ ना कुछ इस फॉर्मूला को सबटाइज करने के लग जाएंगे, क्योंकि जो सिटिंग वाले हैं वो तो कट जाएंगे, बाकी जो लगे हुए हैं टिकट के लिए वो भी। और तीसरी बात शंकर जी मैं बताना चाहता हूं, जो आजकल पंचायत चुनाव में हम देख रहे हैं, वो सामने कर देते हैं अपने बीबीओ को, लेकिन चुनाव लड़ते हैं उनके हस्बैंड, और जब जीत के प्रधान बन जाते हैं वही मैनिपुलेट करते हैं, वो एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। ये बात कई एमएलए तौर पे भी हो रहा है, कई राज्यों में एमएलए केवल नाम के उनकी वाइफ या पत्नी या उनकी बहन या माँ कोई है, लेकिन काम कराते हैं, बाकी लोग परिवार चलाते हैं, वो कोई एम्पावरमेंट नहीं होगा। इसीलिए इसको लेकर जो चीजें जो है, देखिए अगर आप केवल यूपी चुनाव जीतने के लिए फॉर्मूला है तो उसमें कई दिक्कतें होंगी, लेकिन जेन्युइनली ये बात जरूर है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, हमारी सिस्टम बदलेगी। क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि महिला एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा आने के बाद, ये हमेशा कहा जा रहा है कि करप्शन जैसे मुद्दे में आप देख रहे हैं कि महिला ब्यूरोक्रेट्स लेस ससेप्टेबल है कंपेयर टू मेल ब्यूरोक्रेट्स। कई जो एथिकल इश्यूज है जिसमें महिलाओं की जो कंट्रीब्यूशन हायर ऑर्डर है। देखिए पॉजिटिव चीजें बहुत चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में क्योंकि फिर ये बात आएगी, देखिए ये जो आरक्षण के अंदर आरक्षण, देखिए पहले जब महिला आरक्षण की बात की गई थी यही था कि भाई पहला प्रपोजल था कि पार्टी तय कर दे, इस पर मुलायम सिंह जी भी सहमत थे कि हर पार्टी अपना जिनको ज्यादा तौर पर दे, लेकिन वो हो नहीं पाया। जब तक कानून नहीं है तब तक किसी पार्टी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और टिकट चक्कर में आप जानते हैं। और खास करके शंकर जी एक बात जोड़ना चाहता हूं, ऐसे राज्य जैसे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बाकी ये में आप देखेंगे सबसे आगे स्टेट है, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, इकोनॉमी अच्छा है, लेकिन इस दृष्टि में जो मेल डोमिनेटेड जो साइकी है वहां पे बहुत ज्यादा है। इतना तक आप जानते हैं शरद पवार के पार्टी में जो ये हुआ, मतलब जो एक अजीत पवार के फैक्शन और शरद पवार के फैक्शन और सुप्रिया सुले का नेतृत्व को लेकर, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं रहा। अब अजीत पवार की डेथ के बाद जाके सुनीता पवार बने डिप्टी सीएम, ये सारे में देख रहे। और कर्नाटका में भी ऐसा राज्य है जहां सारे पार्टीज में, और जनता दल सेकुलर जैसे पार्टी में आप देखेंगे बहुत विरोध है। मतलब क्या है कि खास अगर बैंगलोर छोड़ देंगे आप, बैंगलोर रूरल छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्थ कर्नाटका जाइए जहां मेल जो मेल साइकोलॉजी जो है बहुत स्ट्रांग है, और जहां भी थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो टोकअप देते हैं और परिवार ही चलाते हैं वहां पे, जहां अगर महिलाओं कहीं जीत के आए हो तो इसमें बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ सोचना है। और इसके साथ साथ इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा भाई कैसे आप, क्योंकि ये जाति समीकरण कई राज्यों में नहीं जाएगा, ये 33% करने की बात ये बात आएगी। आपको याद होगा उमा भारती ने पहले ये बात को
उठाया था, भाई आप इसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण ले आओ, क्योंकि जनरल कैंडिडेट्स में कई महिलाएं ऐसे बैकग्राउंड से हैं, उनके पास धनराशि की भी कमी नहीं होगी, वो कैसे compete करेंगे बाकी महिलाओं से, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर? ये सारे सवाल हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो सरकार को जिस तरह से सरकार की मंशा है, निश्चित रूप से सरकार का एक पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब कोई भी कानून या रिफॉर्म लाया जाता है तो उसका एक ट्रांजिशन फेज होता है। उसमें से हो सकता है पहले चुनाव में ढेर सारे जो पुरुष राजनेता हैं उनकी पत्नियां खड़ी हो जाएंगी, बेटियां खड़ी हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे उनमें से ही एक वुमेन लीडरशिप इवॉल्व होगी। ढेर सारे लोग उसमें से नए महिलाओं की राजनीतिता पैदा होंगे, वो आएंगे राजनीति में, अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे और शायद उससे पॉलिटिक्स की जो दशा और दिशा है वो शायद थोड़ी बदलेगी और हम बेहतर राजनीति की उनसे उम्मीद करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुनीता जी आप उनसे जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर आपका भी धन्यवाद और साथ ही रंजन जी आपका भी धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग के साथ।